मुल्तान में मौलाना फजल रहमान के बेटे ने जामिया कासिमुल उलूम के गिरदो नवाह में मदरसे के लिए लीज पर ली गई ज़मीन पर 50 से ज़ायद नाजायज़ कमर्शियल दुकानें बना रखी थी, और अगर उस दुकान के किराया 30,000 रुपये है तो ये माहाना 15 लाख रुपए की नाजायज़ कमाई बनती है, जो मौलाना के बेटे के अकाउंट में मदरसे के नाम पर ली गई ज़मीन के ज़रिए जमा की जा रही थी। ये दुकानें MS मार्कर के 2 अरब रुपए की अराजी वागुजार करवाई गई है और मौलाना के बेटे को 25 करोड़ रुपए की रिकवरी का लीगल नोटिस भी भिजवा दिया गया है। मौलाना फजल रहमान के बारे में ये बात कही जा रही है कि अगर उनकी चीखें निकल रही हैं, इसकी वजह यह भी है कि उनकी अय्याशियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, और दूसरी बात यह है कि उन पर मुख्तलिफ ज़राए से होने वाली कमाई के दरवाजे भी बंद किए जा रहे हैं। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि मौलाना फजल रहमान किस तरह से सियासत को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करते आ रहे हैं, और दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान करप्शन किस अनोखे अंदाज में करते आ रहे हैं कि उनकी करप्शन मालूम नहीं होती। मौलाना फजल रहमान 2008 में इक़्तिदार में आने वाली पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी बने, कश्मीर से मुतालिक खुसूसी कमेटी के चेयरमैनशिप हासिल की, और मसला कश्मीर के लिए तो वो कुछ न कर सके, लेकिन इस चेयरमैनशिप के ज़रिए अपने माशी हालात बेहतर करते रहे। 2010 में इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की चेयरमैनशिप के लिए मौलाना ने मुत्तहिदा मजलिस अमल की बहाली का ड्रामा बनाकर कामयाबी से मौलाना शीरानी के लिए इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की चेयरमैनशिप हासिल कर ली। नवाज शरीफ के मौजूदा दौर में, यानी कि जो अब साबका हो चुका है, मौलाना को ज़रा सब्र से काम लेना पड़ा। अपनी वफादारी के सबूत बगैर किसी शर्त के दिए तो 7 माह के तवील इंतज़ार के बाद नवाज शरीफ ने बिला आखिर वफाकी काबीना में तोसी की और JUI फीको काबीना में नुमाइंदगी दी गई। अकरम खान दुनानी और सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी वफाकी काबीना में शामिल हुए, जबकि मौलाना फजल रहमान एक मरतबा फिर कश्मीर कमेटी के चेयरमैन बन गए, जो एक वफाकी वजीर के बराबर का ओहदा है। बाद में बड़ी ही चालाकी से मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को डिप्टी चेयरमैन मुंतखब करवाया, जबकि आखिर वक्त किसी को भी यकीन नहीं था कि मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी डिप्टी चेयरमैन मुंतखब हो जाएंगे। अभी मौलाना की ख्वाहिशात बाकी थी कि पानामा लीक्स ने पूरे मुल्क में सियासी तूफान खड़ा कर दिया। पानामा लीक्स ने बहुत सारों को मुतासर किया। उन मुतासर अफराद में नवाज शरीफ के घर वाले भी शामिल थे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन और अलीम खान भी शामिल, और टोटल मिलाकर 200 अफराद हैं जिनको पानामा लीक्स की वजह से नुकसान पहुंचा है या पहुंचने वाला है। लेकिन मौलाना फजल रहमान, जिनका नाम पानामा लीक्स में शामिल नहीं था, लेकिन पानामा लीक्स से उन्होंने फ़ायदा उठाने में देर नहीं की। 6 अप्रैल को मौलाना फजल रहमान ने अपने एक बयान में कहा कि पानामा लीक्स हो या विकी लीक्स आते रहते हैं, उन्हें नॉर्मल लेना चाहिए। माइल जायज़ भी हो तो मुल्क में होना चाहिए ताकि खुशहाली आए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने कमीशन बना दिया है, उसकी तहकीकात का इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन नवाज शरीफ शायद उनके 6 अप्रैल के बयान से मुतमईन नहीं हुए, लिहाजा उन्होंने कौमी असम्बली के बाहर खड़े होकर 8 अप्रैल को एक और बयान में कहा कि पानामा लीक्स एक आलमी साजिश है और JUI पूरी तरह वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि मैं तनकीद करने वालों को बताना चाहता हूं कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कोई बाल भी बिक्का नहीं कर सकता। इस बयान के फौरन बाद मौलाना फजल रहमान के भाई मौलाना ज़ियाउर रहमान को ग्रेड 18 से ग्रेड 20 में तरक्की देकर कश्मीर अफगान मुहाजिरीन तैनात कर दिया गया, और मौलाना ज़ियाउर रहमान इससे पहले बतौर DCO खुशा पंजाब हुकूमत के लिए खिदमात सरअंजाम दे रहे थे। कमिश्नर अफगान महाजरीन की आमदन ग्रेड 20 के 100 अफसरों की जायज़ और नाजायज़ से भी ज़्यादा होती है। पानामा लीक्स ने मौलाना के भाई की किस्मत चमका दी। इससे कबल मई 2017 में एक और इंकशाफ भी सामने आया था कि जिसमें मौलाना फजल रहमान के भाई मौलाना अत्ताउर रहमान की करप्शन के बारे में इंकशाफात सामने आए थे। तफसीलात के मुताबिक ये कहा जा रहा था कि जमीयतुल इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान के भाई मौलाना अत्ताउर रहमान को नवाजने के लिए PIA के शोबा इस्लामी में एक ओहदा तख्लीक किया गया, जिस पर मौलाना अत्ताउर रहमान को फायज कर दिया गया। मौलाना अत्ताउर रहमान को बतौर इंस्ट्रक्टर PIA की मस्जिद के इमाम और मौज़न की तरबियत करना थी। इसके अलावा मौलाना अत्ताउर रहमान PIA के शोबा इस्लामी के इंचार्ज भी हैं। रिपोर्ट में ज़राए के हवाले से बताया गया है कि मौलाना अत्ताउर रहमान पिछले बरस छुट्टियों पर अमरीका गए, जहां रमज़ान में तरावी पढ़ाने के लिए इजाफी छुट्टियों की दरख्वास्त की, मगर दरख्वास्त मंजूर न हो सकी।
इस पर मौलाना अताउर रहमान ने फिर भी पूरे महीने की छुट्टियां की और बाद में आकर जाली मेडिकल सर्टिफिकेट भी जमा करवा दिया। इस दौरान शोबा इस्लामी पीआई में रखा हुआ कीमती साजो सामान, कंप्यूटर वगैरह भी चोरी हो गए, जिस पर तगड़ी सिफारिश डाल दी गई और उस पर पर्दा डाल दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक पेश इमाम की तनख्वाह भी मौलाना अताउर रहमान वसूल करते रहे, मगर सवाए नमाज ज़ोहर के कोई नमाज नहीं पढ़ाते। रिपोर्ट में मजीद ये भी कहा गया कि अताउर रहमान की तरक्की के लिए एक इंटरव्यू पैनल भी बनाया गया। जब इम्तिहान हुआ तो उन्होंने 50 में से 0 नंबर हासिल किए, जिस पर उनकी दीनी लाइल्मी से उनकी डिग्री भी मशकूक हो गई। दौरान इम्तिहान ये भी इंकशाफ हुआ कि मौलाना अताउर रहमान हाफिज़ कुरान भी नहीं, जिसके बावजूद वो हर साल तरावी पढ़ाने के लिए अमेरिका रवाना हो जाते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका क्यों जाते हैं। मौलाना ज़ियाउर रहमान, मौलाना फजल रहमान और मौलाना अताउर रहमान एक ही करेंसी के ये 3 सिक्के हैं, और ये इस कदर मजबूत सिक्के हैं कि आप इनको एक दूसरे से जुदा करेंगे तो आपको दरमियान में करप्शन जुड़ी हुई नजर आएगी, और करप्शन ही करप्शन नजर आएगी। पार्लियामेंट में हाल ही में कमेटी बनाई है, और कमेटी के पास सवाल यह है कि क्या आपको कोई और काम नहीं रह गया कि वो शरीफ सियासतदानों और नजीबुन तरफैन के किस्म के लोगों के खिलाफ इस तरह की तहकीकात करने निकल पड़ती है। माना कमेटी के पास कोई और काम नहीं होगा, तभी तो ढूंढ ढूंढ कर गड़े मुर्दे उखाड़ती फिरती है। 1990 की दहाई में मौलाना फजल रहमान की जानिब से 3 सरकारी गाड़ियों के गैर कानूनी इस्तेमाल के इंकशाफात तो ऊंट के मुंह में जीरा साबित करने के मुतरादिफ है। अगर मेंबर कौमी असम्बली चेयरमैन कश्मीर कमेटी हुकूमत के मजबूत तरीन इत्तेहादी को हुक्मरानों ने खुली छूट दे रखी है, तो वो एक क्या 15-15 गाड़ियां भी बैक वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। जब उस वक्त उन्हें किसी ने रोका नहीं, टोका नहीं, तो अब 25 साल बाद इस तरह के रोते धोते बयान देना पसे मर्ग वावेला ही कहलाएगा। जब सांप निकल जाए तो लकीर पीटने से क्या फ़ायदा। अब ये बात है भी कितनी बोधी कि इनके ज़ेरे इस्तेमाल 3 गाड़ियों के मरम्मत पर 5 लाख रुपए खर्च हुए, जो अभी तक वाजिबुल अदा हैं। मौलाना साहब को हम जानते हैं कि वो दरिया दिल और सखी बादशाह हैं। ये 5 लाख अगर आज सूद मिलाकर 50 लाख भी हो गए तो उनको अदा करने में क्या परेशानी हो सकती है। खैर ये बात सभी जानते हैं कि वो किस तरह से अदा करेंगे। मौलाना साहब पर बहुत सारे एतराज़ात उठाए जाते रहते हैं। कुछ लोग उन्हें तालिबानियत का जिम्मेदार और उनका सियासी चेहरा भी समझते हैं, और कुछ का कहना है कि वो मौका परस्त हैं और उसूलों को एक तरफ रख कर वो अपने मफादात के लिए हुकूमत वक्त से कोई सौदा भी कर लेते हैं। उनकी शख्सियत के बारे में अगर बात की जाए तो मौलाना फजल रहमान की बाकायदा सियासी तरबियत नसरुल्लाह खान और खान अब्दुल वली खान के ज़ेर साया हुई। मौलाना साहब के वालिद मुफ्ती महमूद एक बड़े सियासी लीडर थे, मगर उनकी सियासत और तहरीकों का फ़ायदा अमरीका को पहुँचा। मसलन अफगान जहाद के लिए बाकायदा फतवा जारी करना और निज़ाम मुस्तफ़ा तहरीक चलाना। मौलाना फजल रहमान को JUI की क़यादत ऐसे वक्त में मिली जब JUI को अफगान जहाद में झोंका जा चुका था और अफगान जहाद में राय देना कुफ्र था। मौलाना को जो ही क़यादत मिली, उन्होंने कमाली होशियारी के साथ JUI का सियासी क़िबला तब्दील करते हुए सरमाया दाना बालोक से बाहर निकाल दिया। मौलाना फजल रहमान ने खित्ते की सियासत शुरू की और इसके लिए वो सोशलिस्ट बाकी ताकतों के साथ खड़े हो गए। मौलाना के लिए ये बात मुश्किल थी कि अफगान जहाद पर कोई राय दे, मगर उस ज़माने में मौलाना शिरानी ने पूरी ताकत के साथ अफगान जहाद को फसाद कहा और उसे अमेरिका के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करार दिया। इस बुनियाद पर मौलाना शिरानी पर उस वक्त खुदकुश हमला हुआ जब खुदकुश हमलों का रिवाज शुरू भी नहीं हुआ था। मौलाना शिरानी की जो सोच थी वो दरहकीकत मौलाना फजल रहमान की सोच का परतूत थी। यही वजह है कि तमाम जहादी ताकतों और मजहबी जमायतों के दबाव के बावजूद भी JUI में मौलाना शिरानी की पोजीशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जो लोग मौलाना को जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि मौलाना फजल रहमान निज़ाम मुस्तफ़ा तहरीक को अमेरिका के मफादात की तहरीक कहते हैं, जो भुट्टो को दीवार से लगाने के लिए उठाई गई। हम आपको बताते चले कि ज़ियाउल हक के बदतरीन दौर में जनरल ज़ियाउल हक जिस वाहिद मजहबी शख्सियत को अपना हमनवा कभी न बना सका, वो मौलाना फजल रहमान थे। उस दौर में मौलाना ने सख्त से सख्त सज़ा भुगती, मगर आखिरी दम तक बरमला जनरल ज़िया के खिलाफ खड़े रहे। जिस शख्स को जनरल ज़िया न हिला सका, समझ लेना चाहिए कि उसके पास जिगरा भी है और कुछ अंदरूनी कुव्वतें भी मौजूद हैं। एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, जनरल ज़ियाउल हक के दौर में 3 बरस जेल में रहे। उस दौरान उन्हें ज़ियाही सरात मुस्तकीम पिलाने के लिए तमाम हरबे इस्तेमाल किए गए, मगर उन्होंने मानने से इनकार कर दिया।
ये वो दौर था जब देवबंद मसलक के उलमा में जनरल ज़िया अदलिया के ओहदे, सरकारी जामियात में तदरीस की मनसब, फौज में मसाजिद के मिंबर और मदरसों के लिए किनारों पर मुहित प्लाट बांटकर अमीरुल मोमिनीन होने की सनद हासिल कर चुके थे। जमायत इस्लामी तो खैर बाकायदा काबीना में शामिल थी। जावेद हाशमी जैसे बाकी जनरल ज़ियाउल हक के वजीर थे। मौलाना रिहा हुए तो बदस्तूर अपने राय पर चले, जिसका नतीजा ये निकला कि उनकी जमायत बिल्कुल ज़मीन से लग गई और सरगर्मियों के लिए गुंजाइश ख़त्म हो गई। बदउनवान होने के इल्ज़ामात आयद हुए और जनरल ज़िया का पालतू प्रेस मुसलसल मौलाना के पीछे लगा रहा, मगर मौलाना के पाए सबात में एक लम्हे के लिए रजिश नहीं आई। उस दिन से मौलाना जो आर्मी के लिए ब्लैक लिस्ट हुए, फिर वाइट न हो सके। जनरल ज़िया के जाने के बाद भी जनरल हमीद गुल और मौलाना के मरासिम फ़लस्तीन और इसराइल जैसे रहे। इसी दौरान मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने मौलाना की किरदार कुशी शुरू की और डीजल की चींठें उनके दामन पर मारी। ये बात आज भी कोई नहीं जानता कि डीजल का मामला आखिर है क्या, लेकिन उसके ऊपर हमने अपने दूसरे चैनल पर एक वीडियो भी बनाई थी और वो वीडियो तमाम तर हकीकतों को आपसे मुतारफ कराएगी। उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप मौलाना की करप्शन के बारे में जानना चाहते हैं कि उन्हें मौलाना डीजल क्यों कहा जाता है, तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक के ज़रिए से वो वीडियो भी आप देख सकते हैं।